आज शुरू करने जा रहा हूँ मैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बच्चों। तो देखते हैं क्या है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। चलो देखो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होती है। मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल को हमने याद करिए लास्ट क्लास दो तरीके के एक्सीलरेशन पढ़े हैं बच्चों, ठीक है। दो तरीके के एक्सीलरेशन कौन कौन से पढ़े हैं याद दिलाता हूँ। एक पढ़ा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक पढ़ा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये लास्ट क्लास में काइनेमैटिक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन की, तब हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक। अब इस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के दो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, तो मैं वो याद दिलाता हूँ बच्चों। ये है टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक, और ये है सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन। अब बच्चों एक चीज़ और याद दिलाता हूँ आपको। हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कुछ स्टेप्स लिखे थे। सिस्टम डिसाइड करो, उसकी सराउंडिंग डिसाइड करो, फिर उसकी एफबीडी बनाओ। फिर एफबीडी बनाने के बाद अगर आपको याद हो तो एक्सिस चूज़ करो और उन एक्सिस के अलोंग इक्वेशन F इक्वल्स टू ma लगा दो फोर्स के कंपोनेंट करके। शायद याद हो आपको, ठीक। अब बच्चों सर्कुलर मोशन में ये कन्फर्म है कि किसी भी इंस्टेंट पर एक एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ये तो कन्फर्म है, होगा ही होगा। दूसरा एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा जिसका नाम टेंजेंट। तो इसका मतलब ये दोनों एक्सीलरेशन ऑलरेडी 90 डिग्री पर है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि सर्कुलर मोशन में जब हमें एक्सिस चूज़ करनी है तो ये दो एक्सिस चूज़ करनी कंपलसरी हैं। तीसरी आपकी मर्जी, इसके परपेंडिकुलर चूज़ कर लीजिए। अगर 80 मान लीजिए एक्सीलरेशन नहीं होता, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, मतलब 80 0 होता, तो इस एक्सिस के अलावा आप दो कोई भी यूज़ कर सकते थे। लेकिन अगर 80 भी है और AC भी है, ये दोनों चीज़ें हैं, तो कन्फर्म है कि एक्सीलरेशन जो है वो इन दो एक्सिस के अलोंग ही होगा। मतलब हमें इक्वेशन लिखने में आसानी होगी। तो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन बच्चों, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, साथ साथ लिखते जाओ बेटा। सर्कुलर मोशन particle can have two accelerations. One is tangential and other is centripetal, ठीक। यहाँ तक तो हमने बात की थी। अच्छा, देयरफॉर अब इसके बाद वाली बात जो मैंने आज बोली है, देयरफॉर टू अप्लाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ, we should choose two axes along these two directions. न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करने के लिए हमें दो एक्सिस जो चूज करनी है वो ये दो होनी चाहिए, ठीक है। एंड देयरफॉर तीसरी एक्सिस, एंड देयरफॉर direction of third axis is perpendicular to the, perpendicular मैंने ऐसे लिखा है, perpendicular to the plane of these two acceleration, two acceleration। अगर ज़रूरत पड़ती है, पड़ती ही नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी होगी। अच्छा, अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे की बात क्या करते हैं? इसके आगे की बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दुनिया में मिसकॉन्सेप्ट फैला हुआ है इस बात को लेकर के।
वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ध्यान से सुनना कि जब मैं एफबीडी बनाऊंगा बच्चों तो बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, अगड़म बगड़म बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, ऐसे ऐसे हो सकता है, मतलब लग रहे हो, ठीक है। और अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और मैंने अभी भी कहा है कि मैं इसको एक्सेस 2 एक्सेस में डिवाइड करूंगा, तो एक एक्सेस ये हो गई, एक एक्सेस ये हो गई, ठीक। इस एक्सेस के अलॉन्ग एक्सीलरेशन AC होगा, इस एक्सेस के अलॉन्ग एक्सीलरेशन AT होगा। मैं क्या करूँगा, इस डायरेक्शन में फोर्सेस के कंपोनेंट करूँगा। मान लेते हैं इस डायरेक्शन के फोर्सेस के कंपोनेंट को मैं FIR कहता हूँ। I जो है वो ith फोर्स है और R जो है वो रेडियल डायरेक्शन वाले फोर्स हैं, ठीक। ये सारे कंपोनेंट मिला करके आ गए, मतलब इधर वालों फोर्सेस को निगेटिव बोला है मैंने और सबको इसी साइड जोड़ दिया है, ठीक बच्चों। और इस डायरेक्शन वाले जो फोर्सेस हैं वो सिग्मा FIT आ चुके हैं। तो क्या इक्वेशन लिखी जाए, इक्वेशन लिखी जाएगी ऐसे केस में, सिग्मा FIR इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन का, दैट इज MAC, एंड सिग्मा FIT टेंजेंशियल फोर्सेस का समेशन MAT के बराबर होगा। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आने वाली है और वो ये, आप में से कोई बता सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? देखते हैं यहाँ पर बैठा कौन बच्चा बता सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन। कमेंट सेक्शन में फटाफट डेफिनेशन लिख के भेजिए, देखते हैं कौन बताता है। MVR, अच्छा जी, प्रांजल यादव ने कहा है MVR, और कोई बताना चाहेगा? टूवर्ड द सेंटर डायरेक्शन चेंज करने वाला एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, द फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। रेशू ने बताया है, फोर्स नीडेड टू कीप ए बॉडी इन CM सर्कुलर मोशन, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर, फोर्स हो उस पे। भाई तुम क्या कहना चाह रहा है? चल, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन है, इट इज़, जैसे बताता हूँ, ये नए तरीके का कोई फोर्स नहीं है बच्चों, पहले तो ये जान लीजिए, ये नए तरीके का फोर्स नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ इस पर अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या है, तो आप बोलेंगे नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड है और जो mg लग रहा है वो डाउनवर्ड है, ठीक, यही तो बोलेंगे आप। तो अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, क्या ये कोई नए तरीके के फोर्स हैं क्या? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, टेंशन फोर्स होता है, नॉर्मल होता है, वैसे क्या अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स मैं बोलूँ तो ये क्या कोई नए तरीके के फोर्स हैं क्या? नहीं है ना। तो वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नए तरीके का फोर्स नहीं है। क्या है? component of net force, component of net force towards the center is called centripetal force, centripetal force, ठीक। अच्छा, तुम्हारा सही है, कोई बात नहीं शौर्य भार्गव, आप नहीं क्लास कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इस कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अब ये वाली इक्वेशन में बड़ा मायने रखेगा। सेंटर की ओर एक्सीलरेशन की वैल्यू बच्चों v² होती है कि नहीं होती है? सेंटर की ओर जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू v² होती है, तो ये AC की वैल्यू है। तो इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे इक्वेशन? हम इक्वेशन लिखेंगे बच्चों, सिग्मा FIR सेंटर की ओर जो लगने वाले टोटल फोर्स, ये बराबर होंगे MAC के, और MAC की वैल्यू है mv²/r के। चलिए आप लोगों से पूछता हूँ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, 1 सेंट्रीपिटल फोर्स है या 2 सेंट्रीपिटल फोर्स है? इन दोनों में कौन सेंट्रीपिटल फोर्स है बताइए कमेंट सेक्शन में। 1 है सेंट्रीपिटल फोर्स या 2 है सेंट्रीपिटल फोर्स? बताइए बताइए, फटाफट बताइए।
वन ना, ये फोर्स नहीं होता, इट इज़ नॉट अ फोर्स, पहले ही बता चुका हूँ, इट इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ नॉट अ फोर्स, ये फोर्स है ही नहीं, ये फोर्स है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जान लीजिए, ठीक है ना। वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कभी भी आप जब नेट फोर्स लिखते हैं सिग्मा एफ आई आर इक्वस टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस आर कैप, जब भी आप ये लिखते हैं तो इसमें ये जो होता है ये वैल्यू, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं बच्चों। ठीक, ये नहीं होता, ये इफेक्ट है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं कहते हैं। एम वी स्क्वायर बाई आर इज़ नॉट अ फोर्स, जैसे वहाँ पर मैंने बताया था, अगर आपको याद हो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बताई थी ये बात कि एम ए फोर्स नहीं होता बच्चों, याद आया? ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं बात, जब हमको ये पता चल चुका है कि यहाँ कुछ नया है ही नहीं, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सर ने पढ़ाया था वही यहाँ काम करना है, एक्सेस बनानी है, फोर्सेस को एक्सेस के अलॉन्ग कंपोनेंट में डिवाइड करना है और इक्वेशन लिखनी है, तो सीधा शुरू करें क्वेश्चन करना, है ना। कर सकते हैं ना बच्चों? चलिए, अगर कर सकते हैं हम ये काम तो हम स्टेप्स बना लेते हैं, और विश्वास मानिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और आप आगे चल करके जब भी गलती करेंगे ना तो मैं आपको याद दिलाऊंगा बच्चों, इन स्टेप्स को देखो और देखो, चेक करो कि इन स्टेप्स में आपने कहाँ गलती की है, ये आप चेक करो। ठीक, आप जब ये चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और ये हाँ, अरे सर ने कहा था यार, ये स्टेप्स लिखवाए थे सर ने और वाकई में उन्हीं स्टेप्स में गलती हुई है। तो पहले स्टेप लिख लेते हैं ताकि आप गलती करें ही ना। तो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड in force analysis in circular motion। ठीक, नंबर 1, पहला स्टेप, डिफाइन द सिस्टम, डिफाइन द सिस्टम जिसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं वो सिस्टम डिफाइन करिए, एंड डिटरमाइन द, जो आपको सबसे आसान स्टेप लगेगा ना, देखना आप उसी में गलती करोगे, डिटरमाइन द प्लेन ऑफ द सर्किल, सर्किल in which system is performing circular motion। Also find radius and center of that circle, radius and center of that circle। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो लोगों को ऑब्वियस लगता है। हाँ, तो बच्चों ये स्टेप बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा, है ना, और मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम बच्चे इसी में गलती करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, सेकंड स्टेप, डिफाइन द एक्सिस, डिफाइन एक्सिस, ये स्टेप हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। 3 एक्सिस कौन कौन सी है? सर आप श्योर हो ना कि मार्च तक 11th फिजिक्स का सिलेबस हो जाएगा? मैं पूरी कोशिश करूंगा और मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा बच्चा, मार्च तक तो हो ही जाना है, क्योंकि देखो ऐसा है, पुनीत सर जो हैं वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करा ही रहे हैं, ठीक है, फिर
मैं यहाँ पर तब तक रोटेशन पे मार्च तक पहुँच जाऊँगा, तो मेरा भी कंप्लीट हो जाएगा। और उस तरफ पुनीत सर से बोल दूंगा कि वो फ्लूइड शुरू कर दें, तो फ्लूइड पढ़ाना शुरू कर देंगे सर, हो गया सिलेबस, है ना। चलिए, डिफाइन एक्सेस, एक्सेस में वन अलोंग रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी किसके अलोंग थी? अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। तीसरा परपेंडिकुलर टू 1 and 2, परपेंडिकुलर टू 1 and 2, ठीक। तो ये दो गई तीन चीज़ें जिसकी मैं बात कर रहा था। बस इसके बाद तीसरा तो बहुत ऑब्वियस है, और वो ये कि अप्लाई NLM along each axis, ठीक। हर एक्सेस के लंग आप लगा सकते हैं, ठीक। चलिए, मैं फ्लूइड देख लूँगा, वो देख लूँगा बेटा। वाई थर्ड एक्सेस? बेटा थर्ड एक्सेस की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सेस होती है ना, 3 होते हैं, तो 3 डायरेक्शन में 3D हम लोग 3D पढ़ते हैं ना बच्चा, तो हो ही सकती है 3 एक्सेस, ठीक। तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरू करूँगा, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन से, और धीरे 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 हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन, लैग आ रहा है बच्चों? हार्दिक ने बताया लैग आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ये एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे परफॉर्म कर रहा है, दनादन 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 कर रहा है, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है, और ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। ये जो आपको दिख रही है ना, ये वो आइडियल स्ट्रिंग है, और सी सेंटर पे ये स्ट्रिंग का एक एंड बंधा हुआ है। अच्छा, ये है मास m, और इसी ये v स्पीड से घूम रहा है। लोगों ने कहा कि भाई टेंशन की वैल्यू बताइए। बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन, मैंने कहा था तुमसे, बता भी रहा हूँ। तो आप क्या इसमें बता सकते हैं? तो मैं कहा भैया कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो होगा नहीं, केवल सेंट्रीपिटल होगा। तो एक एक्सेस ये चूज़ कर लें, एक ये वाली और एक इसके परपेंडिकुलर, मतलब वर्टिकल एक्सेस, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ऐसे ऐसे घूम रहा है। वर्टिकल वाले पे हमें कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल और mg बराबर हो जाएंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी 0 है। केवल कौन सा एक्सेलेरेशन है बच्चों? सेंट्रीपिटल। तो सीधा सीधा क्या इक्वेशन लिखेंगे हम लोग कहेंगे भाई टेंशन इस स्ट्रिंग में जो डेवलप होगा वो टेंशन बराबर होगा मास टाइम्स v²/r, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। वो हमने पहला स्टेप में खा गया, क्या? फाइंड द सर्किल। अब सर्किल चूँकि दिया गया था तो इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, है ना। तो सर्किल पता चल गया हमको, उस सर्किल का ये सेंटर है और इसके अबाउट ये चारों तरफ घूम रहा है, ठीक बच्चों, ठीक। अगला क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछूंगा। देखिए सबसे टफ क्वेश्चन मैंने कर दिया, अब इजी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये एक पार्टिकल बंधा हुआ है स्ट्रिंग से, और यहाँ पर एक और स्ट्रिंग लगी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको कट कर दूं t बराबर 0 पर, इसका मास m है, ठीक। क्वेश्चन ये है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग OA जस्ट आफ्टर t इक्वल्स टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। पहले आप करिए, फिर मैं बताता हूँ।
मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 2 मेथड्स बताऊंगा। एक मेथड से आएगा mg cos थीटा और एक मेथड से आएगा mg बाई cos थीटा, जैसा कि आप लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला मेथड मैंने क्या किया, t cos थीटा टेंशन का कंपोनेंट, नीचे आया mg, मैंने इक्वेशन लिखी बच्चों, t cos थीटा माइनस mg इक्वस टू 0 इक्वस, यहाँ से आ गया t बराबर mg बाई cos थीटा। ये है मेथड नंबर 1। ठीक, अब मेथड नंबर 2 देखना। मेथड नंबर 2 है, अरे अब तो वॉइस आ रही है भाई, नहीं आ रही क्या? मेथड नंबर 2 है कि मैं टेंशन के कंपोनेंट नहीं करूंगा, मैं इस बार mg के कंपोनेंट करूंगा, mg के कंपोनेंट करूंगा। mg कंपोनेंट mg cos थीटा आएगा और मैं लिखूंगा t माइनस अभी भी आवाज़ नहीं आ रही क्या बच्चों? t माइनस mg cos थीटा बराबर 0, तो यहाँ से आएगा t बराबर mg cos थीटा। अरे आवाज़ आ रही हार्दिक, ये तो बता दे। ठीक, पहला मेथड गलत क्यों है और क्या गलती है, मतलब गलत क्यों है ये एक अलग बात है। गलत मतलब गलत है सही है वो एक बात है, क्या गलती की है ये भी हमें बताना पड़ेगा, और उस गलती को मैं सुधार दूं अगर तो आंसर आना चाहिए, वो भी सोचना पड़ेगा। तो मेथड 2 हार्दिक ने कहा सही है, आरव ने एक्सप्लेन किया है कि सेकंड मेथड क्यों सही है। हार्दिक ने कहा यस सर, राशि अच्छा वो आवाज़ के लिए बोला, राशि ने कहा है सेकंड मेथड, ऋषु ने कहा है सेकंड मेथड, हार्दिक ने कहा है आरओ जीपी सेम रीज़न। कोई और कोई कुछ रीज़न देना चाहेगा क्या? किसी का मन हो भाई कुछ रीज़न देने का तो बताए। अभिलाष कुलकर्णी बताइए, आप बताइए भाई। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना। मैं इस मेथड से भी आंसर निकाल के दिखाऊंगा, मेथड 1 से भी। मैं पहली बात तो मेथड 1 गलत क्यों है, ठीक है। मेथड 1 गलत इसलिए है कि किसने कहा कि वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन 0 है ही नहीं 0, और 0 नहीं है तो फिर आपने यहाँ पर ये कैसे लिख दिया, इसलिए मेथड 1 इज रॉन्ग। मेथड 2 में सर यहाँ पर भी तो हो सकती है यही बात कि आपको कैसे पता एक्सेलेरेशन 0 है इस डायरेक्शन में। मैं कहा यहाँ मैं कन्फर्म हूँ। अब आपसे ये गलती क्यों कब नहीं होगी, जब आप सर के बताए गए स्टेप फॉलो करोगे। एक टेंजेंशियल डायरेक्शन, एक सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन बोलिए v²/r, v की वैल्यू कितनी है 0 बच्चों, ये है टेंशन। क्या इक्वेशन लिखें भाई, v की वैल्यू 0 है ना, जस्ट रिलीज किया है स्ट्रिंग कट की तो जस्ट रिलीज हुआ है, तो v की वेलोसिटी 0 है तो v²/r 0 हुआ, तो गारंटी है ना इस डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन 0 होगा, इसलिए ये इक्वेशन जो सही है। t बराबर mg cos थीटा इज करेक्ट। तो अगर आप सर की बताई हुई बात से काम करते हैं तो आप बच जाएंगे ऐसी गलतियों से, ये तो पक्का है। लेकिन फिर भी हमें ये जानना जरूरी है कि आखिरकार फर्स्ट मेथड में एक्सेस दूसरी चूज करने से आंसर गलत तो नहीं आएगा ना भाई, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा लेकिन आंसर गलत तो नहीं आ जाएगा। तो फर्स्ट मेथड से आप सॉल्व करके दिखाइए। मैं कहा बिल्कुल दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहले से सर्कुलर मोशन में 2 तरीके के एक्सेलेरेशन हो सकते हैं, दूसरा बचा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल कैसे निकालें, तो टेंजेंशियल के लिए वाला कॉम्पोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा mg sin थीटा। टेंजेंट डायरेक्शन में कोई और फोर्स लग रहा है बच्चों इस सर्कुलर मोशन में, क्या टेंजेंट डायरेक्शन में कोई और फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है,
तो क्या इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, एम जी साइन थीटा इक्वस टू मास टाइम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा। आगे की नहीं आई? ठीक, अब जरा ध्यान देना, मज़ेदार बात आने वाली है सामने। मैंने कहा मैं पहले मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा इसी क्वेश्चन को वापस से। एक्सेलेरेशन पता चल चुका है, ध्यान रख लेना, ठीक है। इस बॉब का एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा आया है इस पेंडुलम का, ठीक। लेकिन मैं एक्सेस चूज़ कर रहा हूँ ये वाली, तो मैं कहा कर लीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये टेंशन, ये एम जी, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन के, अब जी साइन थीटा हमें पता, तो एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, एक होगा जी साइन थीटा कॉस थीटा और एक इस डायरेक्शन में होगा जी साइन थीटा साइन थीटा, मतलब जी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। कंपोनेंट कर दिए तो ये हटा दीजिए, टेंशन का कंपोनेंट टी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में बच्चों टी साइन थीटा, ठीक। अब आपका जिस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने का मन हो उस डायरेक्शन में लिखिए और चेक करिए कि आंसर आएगा। सर हमें तो वर्टिकल लिखना था, क्योंकि हम उस समय भी वर्टिकल लिख रहे हैं, तो मैं लिख दीजिए टी कॉस थीटा एम जी डाउनवर्ड माइनस टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन स्क्वायर थीटा, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता? ये लीजिए साहब, तो टी की वैल्यू क्या वापस से एम जी कॉस थीटा आ गई? बिल्कुल आ गई। तो ये जो मैंने आपको समझाया है बच्चों ना, ये बताने की कोशिश की है कि एक्सेस कोई और चूज़ करना गलत नहीं है, लेकिन उस एक्सेस के अलोंग आपको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। जबकि सर्कुलर मोशन में हमें जो एक्सेलरेशन पता होता है पहले से ही, वो रेडियल डायरेक्शन में पता होता है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में पता होता है ना। इसलिए हम लोग ये बात आपसे कहते हैं कि भैया यहाँ पर एक्सेस जो है वो रेडियल डायरेक्शन में और टेंजेंशियल डायरेक्शन में चूज़ करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ मैं समझा पाया हूँ अपनी बात को। तो बच्चों आगे हम पढ़ने जा रहे हैं एक अलग तरीके का पेंडुलम जिसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। इस पर बेस्ड बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कोनिकल पेंडुलम का नाम कोनिकल पेंडुलम क्यों पड़ा ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले कोनिकल पेंडुलम क्या होता है ये आप समझिए, और शायद अपने आप से ही आपको स्ट्राइक कर जाए कि इसका नाम कोनिकल पेंडुलम क्यों पड़ा। तो ये है रूफ, यहाँ पर एक स्ट्रिंग बंधी हुई है रूफ के कुछ टॉप मोस्ट पॉइंट से, और इसको ना हमने बच्चों रिलीज़ नहीं किया रेस्ट से, हमने एक स्पेसिफिक वेलोसिटी, कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी दी है। ये लेंथ L है, ये एंगल थीटा है, ठीक। कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी दी है लेंथ के परपेंडिकुलर टॉक से, और देखा क्या कि ये सर्कुलर मोशन करने लगता है। मैंने v स्पीड बताइए कितनी देनी पड़ेगी ताकि ये सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दे। मास है पार्टिकल का m। शुरू हो जाइए, पहले ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब इसको कोनिकल पेंडुलम क्यों बोलते हैं कि ध्यान से देखिए, ये कोन हॉरिजॉन्टल सर्कल घूम रहा है और जो स्ट्रिंग है क्या कह सकता हूँ, वो एक कोन स्वीप आउट कर रही है, एक कोन की सरफेस पे घूम रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। ठीक बच्चों, बिल्कुल सही बात है हार्दिक शर्मा, ये कोन बनाता है। चलिए शुरू हो जाइए, जल्दी से बताइए कितनी स्पीड देनी चाहिए ताकि ये थीटा एंगल मेंटेन रहे और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहे। जल्दी से वो स्टेप से याद रखिएगा, आप स्टेप याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए 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 बताइए, देखते कितने लोग बता पाते हैं।
बढ़िया क्वेश्चन है ये। स्टेप्स फॉलो करना भैया, स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे तो पाप पड़ेगा, ये समझ लेना। ठीक है भाई बच्चों, जरा मैं भी बना करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला स्टेप, सर्कल पता करिए। सिस्टम है मेरा पार्टिकल, सर्कल है हॉरिजॉन्टल प्लेन जो दिख रहा है, उसका प्लेन है हॉरिजॉन्टल। ठीक, सर्कल का सेंटर ये दिख रहा है और ये है सर्कल की रेडियस r। यही था पहला वाला। और अगर ये आपने कर लिया तो फिर एक्सेस भी आप पता चल जाएगी। ये हो गई एक्सेस, ये है टेंशन की वैल्यू, ये है थीटा, ये है सर्कल के परपेंडिकुलर एक्सेस जिस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हमें पता है दो ही तरीके के एक्सेलरेशन पॉसिबल है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस डायरेक्शन में बच्चों टी साइन थीटा, टी को कैंसिल कर देते हैं, नीचे की ओर बच्चों mg। सही है क्या? ठीक। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं तो इक्वेशन क्या लिखूंगा, टी कॉस थीटा माइनस mg इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या आएगी, टी साइन थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, जो कि दिया नहीं गया है, लेकिन हमें ये तो पता ही है कि अगर लेंथ l दी गई और थीटा दिया गया है तो r बराबर बच्चों क्या l साइन थीटा लिखा जा सकता है ना? तो लिख देंगे, कोई बात नहीं। अभी तो फिलहाल डिवाइड कर दे तो कितना आया, ये आया टेन थीटा या कॉट थीटा बराबर जी आर अपॉन वी स्क्वायर, ये आया। तो यहाँ से अगर मैं बच्चों v की वैल्यू निकालता हूँ तो वो v की वैल्यू कितनी आती है, ये आती है रूट जी आर टेन थीटा। ये कई बच्चों ने बताई मुझे, लेकिन r तो गिवन नहीं गुरुजी, तो r की वैल्यू डाल देते हैं भाई लोग, है ना? r की वैल्यू डाल देते हैं। सही लिखा है कि नहीं लिखा, पहले तो ये चेक कर लो भाई, क्या ये वैल्यू सही है? जी आर टेन थीटा है ना सही? अच्छा, तो आप चाहें तो इसमें r की वैल्यू डाल सकते हैं। r की वैल्यू है l साइन थीटा, तो जी एल साइन थीटा टेन थीटा, ये आ गया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बहुत ही शानदार बात, मस्त एकदम। देखो जरा चेक करो, तो यही आंसर आ रहा है। पहले तो ये चेक करो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा सबका। ठीक है भाई, एकदम सही बोल रहे हैं, बोल रहा है जी कॉट अंडर रूट जी कॉट थीटा बाई एल और एल साइन थीटा, ठीक है, रूट जी साइन थीटा कॉस थीटा जी एल। ठीक, बढ़िया बात है, तो ये आंसर आ गया। अब इंटरेस्टिंग बात जो मैं कह रहा था, बहुत ही प्यारी बात, वो जरा ध्यान से सुनना। एक काम करो, ओमेगा ने बताओ कितनी आएगी, ओमेगा की वैल्यू बताओ, ओमेगा की वैल्यू निकालो जल्दी से फटाफट, फिर बहुत प्यारी बात बताऊंगा तुम लोगों को। सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से तो अंडर रूट 2cl 1 माइनस साइन थीटा आ रहा है। अरे नालायक, देख भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो तू तब लगाएगा बच्चा जब यहाँ से पार्टिकल को छोड़ा गया हो और यहाँ पर स्पीड पूछी गई हो तेरे से, है ना? ये तो क्वेश्चन लेकिन है नहीं। क्वेश्चन तो ये है कि थीटा एंगल पर ही था पार्टिकल और यहीं पर ऐसे लिया, ऐसे और ऐसे वी स्पीड दे दी और ये यूं घूमने लगा, है? तो एनर्जी कंजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तुम लोगों को ये भी सिखाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम चैप्टर में कि कैसे पता करें कि किस क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी और किस क्वेश्चन में नहीं लगानी, ये बात भी बताऊंगा। ठीक, हाँ, तो ओमेगा आई कि नहीं आई ऋषु? क्वेश्चन बताऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन ओमेगा तो निकालो बच्चा। ओमेगा चलो मैं भी निकाल देता हूँ। v बराबर होता है बच्चों आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा बराबर v बाई आर। ठीक है, जरा v की वैल्यू तो डालो सही, तो v की वैल्यू मैंने डाल दी अंडर रूट जी एल साइन थीटा टेन थीटा। ठीक, r की वैल्यू बोलो, l साइन थीटा, यही है? ठीक है,
चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। मैंने कहा ना कुछ बढ़िया रिजल्ट बताऊंगा आज आपको, देखते जाइएगा ज़रा, मज़ा आने वाला है अभी। अंडर रूट जी एल, टेन थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही है ना। तो जी एल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। और ये बचा अंदर ले आए रूट के, तो एल साइन स्क्वायर थीटा बन गया, यही तो आया। तो अगर मैं यहाँ पर ओके यहाँ पर v की वैल्यू r के टर्म्स में क्या आई थी? अंडर रूट जी आर टेन थीटा। ओके नहीं, ओमेगा की वैल्यू पे बारे में कमेंट बाद में करेंगे। एक्चुअल में मुझे यही कमेंट करना था तुमसे, अंडर रूट जी आर टेन थीटा पे ही कमेंट करना था यार, है ना। r अपॉन एक्स टेन थीटा के बराबर होगा। और यहाँ पर आया कॉस थीटा एम जी के बराबर, टी साइन थीटा एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर। मैं जो चाह रहा हूँ वो आ क्यों नहीं रहा है, अभी पता चल जाएगा। जी आर अपॉन कॉट थीटा, उसको लिख दिया जी आर टेन थीटा, और जी आर टेन थीटा करके, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। इतना सब नाटक करने की ज़रूरत ही नहीं, पता नहीं मैं क्या क्या कर रहा हूँ यार। मैं जो बताना चाह रहा था वो सुंदर सा एक्सप्रेशन मैं ला ही नहीं पाया, अब लाता हूँ, अब मैं समझ में आ गया। देखना ज़रा वो सुंदर प्यारा सा एक्सप्रेशन। हाँ, तो वी बाई आर, वी की वैल्यू क्या आ गई थी बच्चों? अंडर रूट जी आर टेन थीटा, ये आ गई थी, ठीक है, अपॉन आर। ये क्या आ गया? ये आ गया अंडर रूट जी अपॉन आर कॉट थीटा। ये आगे कि नहीं आया? इसको यूँ लिख सकते हैं। आप ज़रा ध्यान से सुनना, मज़ेदार चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है कि ये रहा पेंडुलम, मस्त, अभी मज़ा आने वाला है ना। ये सर्किल में घूम रहा है थीटा एंगल पर। अच्छा, मान लेते हैं ये हाइट h है, ये हाइट क्या है? h, ठीक है, ध्यान देना। तो अगर ये h है तो बच्चों क्या मैं लिख सकता हूँ? h बाई आर बराबर कॉट थीटा। तो h की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? आर कॉट थीटा, यानी कि ओमेगा की वैल्यू बोली जा सकती है अंडर रूट जी अपॉन एच। ये बोली जा सकती है नहीं? हाँ, अगर ये बोली जा सकती है ना, तो यहाँ से वो बढ़िया वाली चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो रिजल्ट। वो क्या है कि सेम हाइट पर कितने भी पेंडुलम ले लो, कितने भी पेंडुलम किसी भी लेंथ के, सेम हाइट पर अगर उनको आपको घुमाना है, ऊपर वाले पॉइंट से सेम हाइट पर अगर आपको घुमाना है, कितने भी पेंडुलम ले लीजिए आप, हर बार आपको सेम ओमेगा देनी पड़ेगी। ये है रिजल्ट प्यारा सा, चेक कर लीजिए। ओमेगा और अंडर रूट जी बाई एस से बात समझ में आई कि नहीं आई? हर बार सेम ओमेगा देनी पड़ेगी टू मेक दिस कोनिकल पेंडुलम, है ना। बढ़िया रिजल्ट, शानदार सा। तो बस ये वाली हाइट सेम रखिए तो ओमेगा भी सबका सेम होगा, या यूं कहें कि उल्टा, अगर सेम ओमेगा से घूम रहा है तो सबकी वाली हाइट सेम होगी, ठीक। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन एक हो जाए, क्वेश्चन करिए। हार्दिक, समझ में नहीं आया बेटा? जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो 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 फटाफट। हार्दिक ने मुंह थोड़ा ऐसा बनाया यार, आ गया, ओके, मैं डर गया, चलो कोई बात नहीं, अब आ गया समझ में, तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर देखते हैं। रोहित सर्वा को नहीं आया, ओके भाई,
भाई फिर से बताता हूँ। रोहित शर्मा बताना जरा कहाँ तक आया है। क्या रोहित यहाँ तक आ गया बेटा, इस जगह तक आ गया था, यहाँ तक पिछला वाला? यस, हाँ या ना? ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया, V बराबर आर ओमेगा मैं पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन देख लो बस, मैं ये चाहता हूँ वेलोसिटी बतानी है आपको, ये क्या होगी ये बताइए आप, तो ये कितनी होगी, ठीक है ना? ये वेलोसिटी बताइए कि ये वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है? ये वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी अगर ये हाइट h है तो। फाइंड v so that particle perform circular motion in horizontal plane। बस ये लिख लो बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में ही बात करूँगा, ठीक है ना? ये लिख लो बस फटाफट इस क्वेश्चन को। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और इस क्वेश्चन को करके लाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और देखते हैं।